तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो मौखिक प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल्लू जाने के लिए व्यास नदी को कैसे पार करना पड़ता है। कैसे पार करना पड़ता है, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। तो इसका आंसर आप पूरा लिखेंगे क्वेश्चन के साथ में, कुल्लू जाने के लिए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरी की रफ्तार कम करने के लिए क्या प्रबंध किया गया है। तो क्या प्रबंध किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर लिखा होता है 4 मील रफ्तार, आगे आगे चलता है और लॉरी उसके पीछे चलती है। चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार नहीं जा सकता। मैं पेज नंबर आपको बताती हूँ, पेज नंबर और दिखा देती हूँ, उस पेज पर ये आंसर पूरा आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट पेज है इसका, यानी 99 पेज नंबर पर लिखा है इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे। ऊपर से फर्स्ट पैराग्राफ की आप थर्ड लाइन देखिए तो उसमें लिखा हुआ है, उस पर से लॉरी का जाना काफी खतरनाक है। फोर्थ लाइन में देखेंगे, लॉरी 4 मील की रफ्तार से तेज ना चले, इसका प्रबंध यह किया गया है कि, अब यह किया गया है कि इसके बाद का पूरा यहाँ से आपका आंसर है ये, पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है 4 मील रफ्तार, इस आदमी के पीछे पीछे इसी चाल से चलो। आगे आगे चलता है और मोटर उसके पीछे पीछे चलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आप लिख सकते हैं। और लास्ट में ये लाइन लिख लीजिएगा कि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार नहीं जा सकता। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मणिकर्ण की क्या विशेषता है। तो मणिकर्ण की क्या विशेषता है। मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान है जहां गर्म पानी के कई सोते हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए है तो किसी में चावल भी उबाले जा सकते हैं। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा है, इसी फर्स्ट पेज पर है, 99 पेज नंबर पे ही है ये, 99 पेज नंबर पर ही है ये आपका थर्ड पैराग्राफ में ये आपका लिखा हुआ है, जहां पर तीर्थ स्थान को हाईलाइट किया हुआ है, डार्क है, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, मणिकर्ण तीर्थ स्थान है, यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल भी उबाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी आप लोगों को मिल गया यहाँ पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल्लू का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो कौन सा है सबसे बड़ा मेला। दशहरे के अवसर पर लगता है सबसे बड़ा मेला जिसमें विजयी राम का उत्सव होता है। तो इसका आंसर आप पूरा ऐसे लिखेंगे, कुल्लू का सबसे बड़ा मेला दशहरे के अवसर पर लगता है। कुल्लू का सबसे बड़ा मेला दशहरे के अवसर पर लगता है, कोमा जिसमें विजयी राम का उत्सव होता है। तो ये आंसर आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिडिंबा किसकी पत्नी थी। तो किसकी पत्नी थी, पांडव पुत्र भीम की पत्नी थी। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अच्छा, अभी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है आपका, पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम से पुनः लिखिए। ठीक है, उचित क्रम से यानी सही क्रम से लिखना होगा। तो इसमें आपका सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा, क्रम मतलब संख्या नंबर कौन सा होगा। सबसे पहले आप 6th नंबर का पॉइंट पहले लिखेंगे उचित क्रम में। चौकीदार आगे आगे चलता है और मोटर उसके पीछे। फिर सेकंड नंबर पे आप 5th पॉइंट को लिखेंगे, 10 बजे हम लोग औट पहुंचे। फिर थर्ड नंबर पे आप 4th पॉइंट को लिखेंगे, कटराई से चलकर मोटर क्लाथ होती हुई मनाली जा पहुंची। फिर 4th नंबर पे आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ये पॉइंट्स इसलिए हैं, जैसे इस पाठ में हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे क्रम से कहानी लिखी गई है, उसी क्रम से हम इन पॉइंट्स को लिख रहे हैं। तो 4th नंबर पे आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा, रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है।
फिर 5th नंबर पे सेकंड पॉइंट आएगा, दाना के दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर हिडिंबा देवी का मंदिर है। और लास्ट में यानी 6th पॉइंट पर आप कौन सा पॉइंट लिखेंगे? 6th नंबर पे आप लिखेंगे 6th नंबर पे आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट, मैं मनाली स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आया था। ये लास्ट में ही हुई थी ना बात, इसलिए इस पॉइंट को लास्ट पे लिखेंगे। अब आपका ख जो है, अर्थ ग्रहण का ख प्रश्न जो है, ये एक गद्यांश है, ठीक है, पाठ्यांश है, पाठ्यांश। तो इसको आप खुद करेंगे, इसके आंसर्स आप खुद लिखेंगे, उसमें से देख देख करके आंसर्स। ये आपका होमवर्क है, ये अपने आप करना है, ये मैं नहीं बताऊंगी इसके आंसर्स, ठीक है। इसके बाद में लिखित प्रश्नों पर आ जाते हैं सीधा। तो लिखित प्रश्न का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी पर बने पुल से गाड़ियां किस रफ्तार से गुजरती हैं? तो किस रफ्तार से गुजरती हैं? 4 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरती हैं। तो इसका आंसर आप पूरा क्वेश्चन के साथ में लिखेंगे, व्यास नदी पर पुल से गाड़ियां 4 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरती हैं। ये आंसर आपका पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिमला से मनाली तक पक्की सड़क बन जाने से क्या फायदा हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप, शिमला से मनाली तक पक्की सड़क बन जाने से यह फायदा हुआ कि फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे शिमला से मनाली आ सकते हैं, ठीक है। ये भी हमने आंसर पढ़ा था, तो पूरा का पूरा एज इट इज वही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दशहरे के दिन कौन सा विशेष उत्सव कुल्लू में मनाया जाता है? कौन सा विशेष उत्सव मनाया जाता है? विजयी राम का उत्सव, ठीक है, विजयी राम का उत्सव। ये आपका हमने अभी मौखिक प्रश्न में भी ये वाला आंसर एक पढ़ा था, तो उसमें भी यही सेम क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे ही था, मिलता जुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुरिखी का मंदिर कहाँ है? कहाँ है मनुरिखी का मंदिर? मनाली बस्ती के ऊपरी छोर पर स्थित है। तो इसका आंसर पूरा आप क्वेश्चन में से साथ लिखेंगे, मनुरिखी का मंदिर मनाली बस्ती के ऊपरी छोर पर स्थित है, ये पूरा आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल्लू के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? हमने कितने सारे पढ़े थे, एक तो व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ, पांडवों के मंदिर, हिडिंबा का मंदिर, मनुरिखी आदि के मंदिर इत्यादि। इसके अतिरिक्त मनाली अपने सौंदर्य के कारण देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है, जो विख्यात दर्शनीय स्थल है। तो ये आप पूरा आंसर ऐसे ही लिखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड आपको ज्यादा लगे तो आप पॉज कर करके उस आंसर को नोट कीजिएगा, ठीक है। आंसर एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी। कुल्लू के दर्शनीय स्थान है व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, कोमा वशिष्ठ, कोमा पांडवों के मंदिर, कोमा हिडिंबा का मंदिर, कोमा मनुरिखी आदि के मंदिर इत्यादि, पूर्ण विराम। इसके अतिरिक्त मनाली अपने सौंदर्य के कारण देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है, जो विख्यात दर्शनीय स्थल है, पूर्ण विराम। ये आंसर इतना ही है, इसको पूरा नोट कीजिएगा। फिर लिखित का लास्ट क्वेश्चन है, कुल्लू और मनाली के बीच स्थित बस्ती कौन सी है? कौन सी है? कटराई की बस्ती है। तो इसको भी पूरा क्वेश्चन के साथ में लिखिएगा, कुल्लू और मनाली के बीच कटराई की बस्ती स्थित है, पूर्ण विराम। ये भी आंसर आपका इतना सही है, पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हम पहले व्याकरण बोध के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो व्याकरण बोध के प्रश्नों में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो खग क्या होता है? पक्षी होता है। तो पहला एक हो गया आपका पक्षी, और दूसरा हो गया आकाश में विचरण करने वाला, ठीक है, आकाश में विचरण करने वाला। दूसरा है आपका चीर। चीर, एक तो चीरना होता है, दूसरा वस्त्र को कहते हैं, ठीक है। चीर यानी कि फाड़ना, फट जाता है ना, कुछ कपड़े को फाड़ दिया या फट जाता है तो उसको चीर कह देते, चिर गया या चीर दिया, ठीक है। तो एक वो हो गया चीरना, दूसरा वस्त्र। गुरु एक बड़ा होता है और एक भारी होता है। अनंत एक आकाश और एक विष्णु जी के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका व्याकरण बोध भी पूरा हो गया।
अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का भेद अकर्मक अथवा सकर्मक बताइए। ठीक है, तो अकर्मक और सकर्मक आपको पढ़ाए हुए हैं, आपको याद भी होंगे, तो इनको भी बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सुधा खाना बना रही है, ये क्या होना चाहिए? सकर्मक। दूसरा क्वेश्चन है, पुनीत सो रहा है, ये क्या होगा आपका? अकर्मक। बच्चे हंसते हैं, ये भी आपका अकर्मक है। कबूतर उड़ रहा है, ये आपका सकर्मक है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये भी आपका सकर्मक है। छात्र पाठ याद कर रहे हैं, छात्र पाठ याद कर रहे हैं, ये भी आपका सकर्मक है। तो ये सारे आप जो भी बुक की एक्सरसाइज वर्क है वो आप पेंसिल से बुक में नोट कीजिएगा, और जितने भी अभी मैंने आपको मौखिक और लिखित के केवल लघु के उत्तर बताए हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, बाकी के अभी दीर्घ के आंसर आपको नेक्स्ट होमवर्क में मिलेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।